6 क्लास तक मुझे मैथ उतने अच्छे से समझ में नहीं आता था। जब मेरा हाथ फ्रैक्चर किया था, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पैसे देकर ख़त्म नहीं होती। वह लड़का मुझे 16 किलोमीटर साइकिल चलाकर ले गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं 12 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मुझे उतना एक्सपीरियंस टीचर नहीं मिला जितना किरण सर के पास है। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है? यस। क्लास में आप डाउट पूछने की आज़ादी है? यस। जब चाहते हैं पूछ सकते हैं खड़े होके? हाँ। और सर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं बेहतर पढ़ाते हैं सर। फ्रेंड्स, तो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनको आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है वो, क्योंकि बिहार में रह के वो बिहार टॉपर ऑलरेडी वो दे चुके हैं। और इनके कई छात्र 90+ तो इनके पास ऐसा रहता है जैसे गांव में देखा जाता है कौन फर्स्ट डिवीज़न किया रहे तो इतना फर्स्ट डिवीज़न किया, तो इनके पास रहता है कि 90+ कितना किया रहे तो इतना किया। अब इनको छाटना होता है कि 95+ 98 तक कौन लाया, इनको सर गिफ्ट देना होता है या कुछ पुरस्कार देना होता है, क्योंकि 90+ देने लगेंगे तो इनका गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। तो वही आज हमारे साथ है द बॉस ऑफ मैथमेटिक्स के डायरेक्टर किरण सर। तो आज हम किरण सर से बातचीत करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग किरण सर से वो सारी चीज़ें जानेंगे जो कि बच्चे तो जानते हैं, लेकिन हम लोग एज ए पीपुल जो लोग जानना चाहते हैं उनके लाइफ के बारे में, उनका लाइफ का क्या स्टोरी रहा है, कैसे कैसे उन्होंने ये सफ़र को यहाँ तक पहुँचाया है खुद को, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि सर आप अपने कोचिंग का नाम द बॉस ऑफ मैथमेटिक्स ये रखने का पीछे रीजन क्या है सर? और आप सिर्फ कोचिंग का नाम द बॉस ऑफ मैथमेटिक्स नहीं है, आपको लोग मैथ का बॉस भी कहते हैं सर। नहीं, तो इसके पीछे रीज़न ये था कि हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को मैथ से डर बिल्कुल नहीं लगे, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रहे। तो द बॉस ऑफ मैथमेटिक्स ये तमगा हमारे कोचिंग का या हमारा नहीं है, ये बच्चों का तमगा होना चाहिए कि जिसको भी डर लगता है कल के डेट में मैथ का बॉस बने, यानी मैथ पे वो शासन करे ना कि मैथ उस पे शासन करे। और सर आगे ये भी बता दीजिए कि सर जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मैथ में तो काफ़ी डर लगता है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि डरता है, तो सर आप भी तो बच्चे रहे होंगे, आप भी मैथ से कैसे उससे निपटे आप सर? डर आपके अंदर से कैसे खत्म हुआ या फिर था ही नहीं सर? मेरे अंदर 6 क्लास तक मुझे मैथ उतने अच्छे से समझ में नहीं आता था, लेकिन बावजूद इसके डर नहीं लगता था। मेरा ये मानना था कि अगर हम भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कुछ शिक्षकों की मदद से, सहयोग से, आशीर्वाद से और कुछ दोस्तों के मदद से हमने धीरे धीरे इसको 6 के बाद काफ़ी अच्छा कर लिया था और आगे कभी मुझे मैथ में डर लगा ही नहीं। किरण सर का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इससे मैथ ही रहा था, इसके अलावा मैं किसी सब्जेक्ट पे कभी ध्यान ही नहीं देता था। मैं रियलिटी बताता हूँ कि हर सब्जेक्ट को मैं उतना ही पढ़ता था जितने में मेरे मार्क्स अच्छे आ सकें, लेकिन मैथ में मैं अपना पूरा समय दिया करता था। मैथ में आप पूरा? हाँ, ये एक रिस्पेक्टेबल सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो हज़ारों लोगों के बीच आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है ये जानने के बाद, इसलिए मैं हमेशा इसी पर फोकस करता था। और सर हमने सुना है आपके बारे में, ये ट्रू भी है कि 2017-18 के बैच में जहाँ तक मुझे याद है कि आपका सर एक बार हाथ टूट गया था किन्हीं कारणों की वजह से, और आप जिस वो हाथ से लिखते थे एक बच्चे को ही पीट रहे थे। अच्छा, बच्चे और को पीट रहे थे। उसके सिर पे बाल नहीं था, पतला सा कैप पहने हुए था और बाय चांस उसके सिर पे ही मैंने मार दिया हाथ से, तो हल्का सा फ्रैक्चर आ गया। वो पढ़ नहीं रहा था, हल्ला कर रहा था, तो फ्रैक्चर आ गया। देन सर आपने तो वो हाथ आपका फ्रैक्चर हो गया, फिर आपने दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर दिया था सर, ये आपके अंदर कहाँ से था? ये बचपन में आप प्रैक्टिस किए थे या फिर ऐसे आ गया कि ये हाथ नहीं है तो चलो इसी से पढ़ाते हैं? बचपन से कोई प्रैक्टिस इसमें हुई नहीं थी, वो शायद नवंबर-दिसंबर का टाइम रहा होगा जब मेरा हाथ फ्रैक्चर किया था। और उस समय जब हाथ फ्रैक्चर कर गया तो डॉक्टर ने बैंडेज लगा दिया और 15 दिन का रेस्ट बोल दिया राइट हैंड के लिए। तो राइट हैंड अगर 15 दिन रेस्ट करता है तो राइट हैंड से ही लिखना होता था, और 15 दिन के लिए हम छुट्टी देते हैं तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में पड़ सकता है क्योंकि उनके एग्जाम का समय था। सो हमने निर्णय लिया कि इनका भविष्य नहीं डूबने दिया जाएगा, और रात भर हम बाएं हाथ से लिखने का प्रैक्टिस किए थे और नेक्स्ट डे हम लेफ्ट से अच्छे से लिखते हुए दिखाई दे रहे थे। तो पूरा सेशन तो ऐसे ही बीत गया। और जिस दिन छुट्टी दे रहे थे उस दिन बाय चांस मेरा बैंडेज खुला था, तो अंतिम दिन हमने राइट हैंड का इस्तेमाल किया था। और अभी किरण सर किन हाथों का प्रयोग करते हैं क्लास में लिखने में? दोनों हाथ से? क्लास में दोनों। वो मेरे लिए आपदा था, लेकिन उसको हमने अवसर में बदल दिया, अब दोनों यूज कर लेते हैं लिखने में।
का प्रैक्टिस बैच आता है मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, हमने बहुत कम देखा है कि सर प्रैक्टिस के लिए बैच आता है। आपके अंदर कब आया कि मुझे प्रैक्टिस के लिए बैच देना चाहिए? और प्रैक्टिस बैच में सर हमने सुना है कि आप बच्चों को इतना पढ़ाते हैं कि वो अगर कम भी पढ़ रहा है तो वो पास करेगा ही करेगा, और 90+ का तो आपके पास सर भरमार पड़ा हुआ है। बात है कि प्रैक्टिस का विचार हमारे मन में तब आया जब हम देखते थे कि आज मैंने किसी चीज़ को बताया और बच्चा उसको क्या क्या भूल गया। नेक्स्ट डे हमें आउटपुट नहीं मिलता था, लगातार इनपुट डालने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता था बच्चे से। ऐसा नहीं कि एग्जाम का रिजल्ट नहीं मिलता था, मतलब क्लास का जो होमवर्क होता है ना उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आता था। तो हमने सोचा कि प्रैक्टिस करवाते हैं, और मैथमेटिक्स जो है खासकर प्रैक्टिस का एक चीज़ है, इसमें कुछ याद तो करने का है नहीं, काफ़ी कम चीज़ें याद करने की, फॉर्मूला बस। तो इसको जितना बार हम बनाते हैं उतना ज़्यादा ये क्लियर होता है, धीरे धीरे शीशे के समान क्लियर हो जाता है और स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमने कहा कि चाहे जो भी हो, सबसे बेहतर यही रहेगा कि बच्चे को बैठा कर प्रैक्टिस करवाया जाए। घर में बनाने के लिए अगर बच्चों को होमवर्क देते हैं तो कुछ बच्चे बनाते हैं, कुछ बच्चे रेस्ट भी करते हैं, और आजकल का जैसा टाइम है आप लोग जानते हैं मोबाइल भी चलाते हैं। राइट सर। लेकिन जब यहाँ पे बैठ जाते हैं तो एक माहौल होता है कि चलो फलाना बना रहा है तो हमें भी बनाना चाहिए, और वो काफ़ी मेहनत करता है, एक दूसरे का देखा देखी मेहनत करता है। और हम ये भी कभी कभी बोलते हैं बच्चों से कि आज ये 10 प्रश्न आज दे रहा हूँ, कल तैयार करके लाओ। तो हार्ड प्रश्न भी अगर होता है, हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो बच्चे उसको बना कर आते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिस बैच का रिजल्ट आप लोग देख ही चुके हैं। यस सर, और हमने देखा कि 2021 का टॉपर सोनाली कुमारी भी आप ही के छात्र रह चुकी है, जो कि आप लोग यूट्यूब पे भी किरण सर के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, उनके साथ बातचीत भी सुन सकते हैं। इंटरव्यू लिया था। राइट सर, मैंने देखा। तो सर ये आपसे जानना चाहेंगे कि अदर बच्चे जो कि एक टॉपर होता है बीच में, और अदर बच्चे, क्योंकि आपने सबको पढ़ाया है, बिल्कुल। तो टॉपर में और अदर बच्चे में आपको क्या डिफरेंस लगा? सबसे बड़ी बात तो है कि टॉपर वो होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है, और पढ़ने में मन किसी को लगता ही नहीं है। मतलब शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होता है इसको पढ़ने में मन लगता है। मुझे भी अपने टाइम में पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो मैं पिताजी के डर से या फिर जो हमारे गार्जियन और भी हो गए और शिक्षक के डर से, इनके डर से मैं पढ़ाई किया करता था। रियल में पढ़ने का मन कभी होता नहीं था, लेकिन जब टाइम बीत जाता है तो पढ़ाई का महत्व पता चलता है लोगों को। लेकिन जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, पता नहीं उनमें कौन सी काबिलियत होती है, वो पढ़ने के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं, उनको पढ़ने में मज़ा आने लगता है। और रियल में यदि किसी को पढ़ने में मज़ा आने लगेगा तो उस चीज़ के पीछे रिसर्च करेगा, काफ़ी मेहनत करेगा, और वहाँ पर अगर हमारी हल्की सी भी गाइडलाइन है तो बच्चा खुद अपने मेहनत से आगे निकल जाएगा। यही होता है। राइट सर, और सर आपसे जस्ट एक पूछना चाहेंगे कि सर कोई क्या साधारण बच्चा जो पढ़ने में नॉर्मल है वो टॉप कर सकता है क्या? बिल्कुल, अगर उसके अंदर पागलपन आ जाए, जुनून आ जाए, अपने आप को 24 घंटा वो झोंक सकता है, भूख प्यास नींद चैन सुकून मोबाइल सब कुछ भुलाकर अगर वो पीछे पड़ जाए तो कुछ भी कर सकता है। सर आदमी चांद तक जा पहुंचा है, ये टॉपर होना कौन बड़ी बात है। यस सर, तो आपके पास से तो टॉपर आया भी है, देन आगे आपसे जानना चाहेंगे सर कि बच्चे जो यहाँ पढ़ने आपके पास आते हैं, आप तो उन्हें मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की ओर से आप क्या चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको किस तरीके से गाइडेंस करें कि आपको भी सुविधा हो? माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पैसे देकर ख़त्म नहीं होती। वो अगर पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे की कॉपी चेक कर सकते हैं कि बच्चा क्या बनाया नहीं बनाया। लेकिन अगर हमारे जो प्राचीन जो भी गार्जियन है, अभिभावक हैं, अगर उनको उतना ज्ञान नहीं है उस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो कम से कम ये कर सकते हैं कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो उस समय आसपास को बैठे रहें, ताकि बच्चा पढ़ाई के नाम पे बेवजह कुछ और ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल पढ़ाई के लिए निकाला हो और उसी मोबाइल में गेम खेल रहा हो, पबजी खेल रहा हो या सोशल मीडिया पे चैटिंग कर रहा हो। तो अगर गार्जियन केवल बैठे रहते हैं ना, तब भी उनकी भूमिका काफ़ी अच्छी होती है, उनके बच्चे काफ़ी अच्छा करेंगे। सर आगे आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पास हमने कई बार देखा है कि जो बच्चे कम फी भी आपके पास देते हैं उनको भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि निकलो तुमको नहीं पढ़ाएंगे, किसी को कुछ गरीबी होती है, कुछ मजबूरी होती है या कुछ भी होता है, तो उसके उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे सर कि वो आपके पास कैसे आ सकते हैं? बच्चा अगर पढ़ना चाहता तो उसे हर स्थिति में पढ़ाएंगे, चाहे गरीब रहे अमीर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बड़ा नियम है संसार का कि संसार में हमें कुछ भी बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलता है। अगर हम एक श्वास लेते हैं तो एक श्वास तभी मिलता है जब एक श्वास छोड़ते हैं। मतलब अगर आप हमारा फी नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो आप कम से कम एक बेहतर रिजल्ट तो दीजिए। आप इतना मेहनत कीजिए कि आपके बारे में सुनकर मुझे गर्व हो कि हमने इसके साथ काम किया है, इसे हमने गाइड किया है।
इतना अगर कर सकता है बच्चा तो फिर कोई आवश्यकता है कितना भी गरीब हो हम उसके साथ खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। कि सर अपने लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो आपको यादगार रहा हो, कुछ आपने भी बदमाशियाँ की होगी, कुछ अच्छे चीज़ हो गए होंगे आपके लाइफ में, वो सर। जब मैं 9 क्लास में था तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही थी और जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी तो मेरा जो स्कूल था उस स्थान से करीब 16 किलोमीटर दूर था और जिस दिन मेरा डेट था उस दिन से बस वालों ने हड़ताल कर दिया, गाड़ी वालों ने हड़ताल कर दिया। तो हड़ताल कर दिया तो अब वहाँ तक जाना संभव नहीं था। तो मैंने अपने पापा से बोला कि मैं साइकिल से चला जाऊँगा 16 किलोमीटर। हाँ। तो पापा ने मना कर दिया सीधे तरीके से। उसके बाद भी मैं साइकिल लेकर चला लेकिन रास्ते में उसका चेन टूट गया। तो दूसरी बार प्रॉब्लम हुई। मैं स्कूल गया, स्कूल में जो मेरे सर थे उन्होंने कहा कि बेटा जा रहे हो? मैंने बोला सर अब जाना संभव नहीं है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो सर बोले कि चलो साइकिल तुम्हारा टूट गया, मैं साइकिल का प्रबंध करता हूँ लेकिन स्कूल का नाम डूबना नहीं चाहिए। उन्होंने हम पे भरोसा जताया और हमारा एक दोस्त था, सोनल नाम था उस लड़के का, हो सकता है वो वीडियो देखे उसे याद आ जाए पूरी घटना। तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें चला कर ले चलता हूँ, तुम थक जाओगे। वह लड़का मुझे 16 किलोमीटर साइकिल चला कर ले गया और उसके बाद पेंटिंग प्रतियोगिता थी, मैंने स्केच बनाया और बनाने के बाद सरकार की ओर से नाश्ते का प्रबंध था। जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी सरकारी, तो नाश्ते का प्रबंध सरकार वाले में रहता है। अभी भी स्कूल में देखते हो कुछ पढ़ाई रहे ना रहे भोजन रहेगा ही। बिल्कुल सर। तो नाश्ते का प्रबंध उस समय भी था। तो वहाँ पे जब नाश्ता करने लगे हम लोग तो मुझे लगा कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया इस प्रतियोगिता में, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो जिन लोगों ने हमारे लिए मेहनत किया उनका क्या होगा, वो क्या सोचेंगे। अंदर पूरा डर पैदा हो गया था। मतलब 12 से 2 प्रतियोगिता था, 10 बजे मैं स्कूल पहुंचा था, 2 घंटा पहुंचने में लगा 16 किलोमीटर और उसके बाद मेरा दोस्त लेके हमें गया तो 12 से 2 प्रतियोगिता हो गई और 2 से 4 का जो टाइम था वो गैप था, फिर 4 बजे पुरस्कार देना था। तो मुझे लगा, मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना कर रहा था कि मैं तो जल्दीबाजी में आज जैसे तैसे मैंने काम किया है, लेकिन अगर मेरा रिजल्ट आ जाता है तो कम से कम स्कूल की इज्जत बच जाएगी। और बाय चांस उस दिन जब प्राइज लिस्ट में नाम पुकारा गया तो 3 प्राइज देने थे, दूसरा नाम मेरा ही पुकारा गया। मैंने ईश्वर को काफ़ी धन्यवाद दिया और अगले दिन सर ने पूरे क्लास में घूम घूम कर मुझे दिखाया, मेरा प्राइज दिखाया और 1 साल तक मेरा प्राइज भी स्कूल में ही पड़ा हुआ रहा। 1 साल तक मैंने वहीं रहने दिया। तो ये काफ़ी अजीब टाइप की घटना थी। मतलब अंदर तक मुझे झकझोर दिया था कि वो क्या सोचेंगे जो मेरे साथ आए हैं। तो अगर जिम्मेदारी लेकर चलते हैं तो काम अच्छे से होता है। सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर अभी का जो यूथ है, खासकर आपके क्लास में 11-12 के जो बच्चे रहते हैं, वो सर अभी का जो डिस्ट्रैक्शन है मुख्य रूप से मोबाइल उसका बहुत बड़ा कारण है। देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस होती है लेकिन उसमें कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गेम में हो या फिर वीडियोज में हो, अदर वीडियोज में हो। तो सर उनको इस सारी डिस्ट्रैक्शन से कैसे निकलना चाहिए या फिर उसको कैसा गाइडेंस उसको मिलना चाहिए सर? इसका जो है डिस्ट्रैक्शन तो है, मोबाइल हम लोग के टाइम उतना एक्टिव नहीं था जितना अभी एक्टिव है। आप लोग के टाइम पे उतना एक्टिव मोबाइल नहीं होगा लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया। और मोबाइल कितना ज़्यादा एक्टिवेट होने से बच्चे इसके एडिक्टेड हो रहे हैं। मतलब हिंदी में बोले तो उन्हें आदत लग रही है मोबाइल की। बिना मोबाइल के वो रह नहीं पाते हैं। और मोबाइल का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक दिखाई देता है दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम ही हो रहा है। तो 100 बीमारी का एक इलाज है। अगर हमें अपने काम में मज़ा आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे, तो फिर एडिक्शन को भी जो हमारी आदत है उसको हम पॉजिटिव वे में बदल कर आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, ऑनलाइन क्लासेज उस पर हो सकती है और अगर बच्चा उसमें बिजी रहता है, ऑनलाइन क्लासेज करता है, ऑनलाइन टेस्ट देता है तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी अभी का जो रियल टेस्ट हमारा पेपर वर्क होना चाहिए, बच्चों को लिख कर खुद से प्रैक्टिस करके काम करना चाहिए। अगर बच्चों को लगता है कि इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, मोबाइल का जो पासवर्ड है ना उसे थोड़ा डिजिट में रखना चाहिए और लंबा रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर एक बार मोबाइल लॉक हो गया, टाइमिंग कम रखनी चाहिए। अगर एक बार मोबाइल लॉक हो गया और दूसरा बार लंबा टाइम तक पासवर्ड डालना पड़ा तो परहेज करेगा खुद ही बार बार उधर जाने से और अपने काम में लगा हुआ रहेगा। एक तरीका ये मैंने बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप अपने माता पिता को देखिए, वो किस परिस्थिति में जीकर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनको रियली देख पाते हैं
तो आप खुद से मोटिवेट हो जाएंगे और आपकी मोबाइल की आदत खुद ही छूट जाएगी और आप मोबाइल हटाकर हाथ में किताब और कॉपी कलम सब रख लोगे। और सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में, 1-2-3 महीने बाद 12th का एग्जाम होने वाला है, तो उन जो बच्चे अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने टॉपर दे रखा है, तो आगे आप क्या चाहते हैं, अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्टूडेंट से काफ़ी पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं और स्टूडेंट भी काफ़ी पॉजिटिव उम्मीद हमसे रखता है, तो दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, हम अपनी भूमिका निभाएंगे, वो अपनी भूमिका निभाएंगे, परिणाम जो भी आएगा सकारात्मक आएगा, उसके बाद परिणाम की चिंता नहीं रहती अगर हम सच्चे दिल से अपना रोल अदा करते हैं तब। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट और सबसे खराब मोमेंट, या फिर जहाँ पे आपको लगा हुआ कि ये मेरे लाइफ में आके बहुत गड़बड़ हो गया, ये नहीं आता तो सही रहा था। आपने बेस्ट मोमेंट तो एक बताया कि आपने वो साइकिल चला के जो गए थे। सबसे खराब मोमेंट भी वही था जो वहाँ पे डर उत्पन्न हो रहा था, नहीं मतलब एक में ही दोनों चीज़ हो गया था। एक आदत है, मैं जिनके भी साथ होता हूँ, चाहे बच्चों के साथ रहूँ या किन्हीं दोस्तों के साथ रहूँ, मेरी आदत है, मैं कहता हूँ मैं स्वयं टूट जाऊँगा लेकिन आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, कोशिश यही होती है। तो डर वहाँ पे जो पैदा हो गया था वो सबसे घटिया मोमेंट कहा जा सकता है लाइफ का, लेकिन जो पुरस्कार मिला वो सबसे बेस्ट हो जाता है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आए कि आपको टाइम मशीन मिल जाए या कुछ हो जाए कि आपको 10 साल आपके लाइफ का या फिर 15 साल पीछे जाना हो, तो वो क्या आप करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ये मैंने छोड़ दिया, क्यों, ये मुझे कर लेना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आपने किया उसको आप करना चाहेंगे कि इसे मैं नहीं करता तो सही रहता? अगर मुझे 10 साल वापस 10 साल पहले जाने का मौका मिले, 10 साल पहले मैं क्या करता, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं पुनः NDA की तैयारी शुरू करता। मैं चाहता हूं कि देश की सेवा करूं, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, लेकिन अगर वापस जाने का मौका मिले, टाइम मशीन मिल जाए, तो मैं वहाँ जाकर दूसरे तरीके से सेवा करूँगा, सीमा पे जाकर सेवा करूँगा और वहाँ से मैं NDA की तैयारी पुनः शुरू करूँगा। और सर आप यहाँ पर से भी देश के लिए एक फ्यूचर बना रहे हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तरीका वही है, भले ही NDA में ना जाकर यहाँ से देश के लिए अपनी खुद को समर्पित किए हुए हैं। सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपका बेस्ट टाइम पास क्या है? सर बेस्ट टाइम पास वही जो बच्चों का एडिक्शन है, मैं भी फ़ोन यूज करता हूँ। रैपिड फायर क्वेश्चन है तो मैंने सही जवाब दिया आपको। मैं भी वही करता हूँ, लेकिन बच्चों को सलाह इसलिए देता हूँ कि बच्चों का एग्जाम है, मेरा तो एग्जाम होने वाला है नहीं। राइट सर। और सर एग्जाम से बहुत ही आगे निकल चुके हैं। और सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर कि अभी का जो यूथ है उसमें काफ़ी जोश भरा हुआ है, लेकिन एक डायरेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है। जोश इतना है कि वो चांद तक पहुंच जाते हैं, भारत से भाला फेंक में सबसे 1 नंबर पे आया है, गोल्ड लाया है। तो सर आप उस यूथ को जो अभी डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जो आपकी बातों को सुनता है, उसको आप सर क्या कहना चाहेंगे? उनसे केवल और केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने में अपने आप को झोंक दीजिए या फिर अपने कदम रोक लीजिए। बीच बीच में अटकने वाला काम अच्छा नहीं होता है और लटकने वाला काम भी अच्छा नहीं होता, भटकने वाला काम भी अच्छा नहीं होता है। सो पूरे जुनून, पूरे ताकत, पूरे जोश, पूरे पागलपन, पूरी ऊर्जा के साथ अपने आप को अपने काम में झोंकना चाहिए या फिर अपने कदम रोकना चाहिए। बिल्कुल सर। और इसी सब चीज़ों के साथ आज हमारे सर के साथ बातचीत ख़त्म होती है। हमको तो बहुत ज़्यादा मन है कि सर के साथ अभी और बातें करें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली है, बाकी आप लोग को भी सीखने को मिलेगी। सर के पास भी कुछ समय की पाबंदियाँ हैं जो कि सर को अभी क्लास लेना है। तो आज का वीडियो बस यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।